हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीबीएस क्लासेस। तो आज की वीडियो लेक्चर है हमारे पास सैंपल पेपर। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर सैंपल पेपर बताइए, सैंपल पेपर की पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो हमने पीडीएफ के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी आपको दिया है जिसमें मैं सैंपल पेपर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमको वही सैंपल पेपर करना चाहिए जो सीबीएसई ने इशू करा है। तो पहली वीडियो वही बनेगी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है। जैसे सेक्शन ए का एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो ऐसे करके टोटल 14 क्वेश्चन है, सारे मैंने एक्सप्लेन कर देने हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, उसका सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे भी ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना। हर एक पूरे के पूरे सैंपल पेपर पे हर एक की 2 से 3 वीडियोस बनेगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाएगा, बट मैं यही कोशिश करूंगा कि एक दिन में पूरा सैंपल पेपर अपलोड कर दूं। तो पहली वीडियो पहले पार्ट में हमने सेक्शन ए की बात करनी है। सेक्शन ए में देखो ये क्वेश्चन लिख रखा है। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं जल्दी से। चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो कर लो, नहीं करना तो आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट आपको पता लगता रहेगा वीडियो कैसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले तो देखो बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, पिक्रिक एसिड है और सैलिसाइलिक एसिड है। उसका पीके को अरेंज करना है। व्हाट इज पीके? क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। मैंने सिर्फ सैंपल पेपर नहीं करवाना आपको, मैंने सैंपल पेपर के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी बताने हैं। तभी फायदा है इसको करने का। तो आपको पता लग जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे कैसा क्वेश्चन आएगा। पीके क्या होता है हमारे पास? इट इज द इनवर्स ऑफ के। और के क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो आपको के पे क्वेश्चन आ जाए तब भी हो जाएगा, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हो जाएगा, पीके पे आ जाए तब भी हो जाएगा। और सबसे इजी कौन सा वाला है? एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने टॉपिक पढ़ा है। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी के की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसकी पी के वैल्यू क्या होगी? कम। तो अभी जो मैं ऑर्डर लिखूंगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ का लिखूंगा पहले। ओके, देखो बेंजोइक एसिड को ड्रॉ करो। सबसे पहले बेंजोइक एसिड को ड्रॉ करो। ये रहा बेंजीन विद COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। सेकेंड इज फिनोल। फिनोल देखो एसिडिक नेचर हम पहले लिखेंगे इसका, ये रहा फिनोल हमारे पास। थर्ड क्या है? पिक्रिक एसिड। व्हाट इज पिक्रिक एसिड? फिनोल विद 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो एक यहां आएगा NO2, एक यहां आएगा NO2, एक यहां आएगा NO2। दिस इज पिक्रिक एसिड। लास्ट वन इज सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? ये रहा COOH, यहां आ जाएगा OH। ये है हमारे पास 4 चीजें। क्लियर हो रही है? ये चारों चीजों में हमको एसिडिक नेचर निकालना है। एसिडिक नेचर निकालते ही हमको पीके लिखना है। ओके, अब इसमें से बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर। ओके, तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लगा, ये लगे हैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए इसको नाम भी पिक्रिक एसिड बोला है। देखो एसिड वाला ग्रुप नहीं लगा, इट इज सिंपल अ फिनोल। व्हाई वी कॉल इट पिक्रिक एसिड? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने थे, एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो नंबर 1 पर तो ये आएगा, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर मैं यहां लिखता हूं, सबसे ज्यादा आएगा नंबर 3 का, इसका। उसके बाद हमारे पास देखो कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला देखो लगा है COOH, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये भी कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये COOH अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ओके, तो देखो अब उसके बाद हमारा आ गया नंबर 4, सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद क्या है? ये बेंजोइक एसिड है, ये फिनोल है। ऑफ कोर्स दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का ज्यादा होता है। फिर आ गया नंबर 1, फिर आ गया नंबर 2। ये था एसिडिक ऑर्डर। हमको कौन सा लिखना है? ये मैं यहां बता रहा हूं, एसिडिक ऑर्डर है। हमको कौन सा लिखना है? पीके ऑर्डर। पीके ऑर्डर लिखना है, तो वो उससे एकदम रिवर्स होगा, वो इससे एकदम रिवर्स होगा। कहने का मतलब क्या है? सबसे 3 डाला है तो इधर ग्रेटर देन था तो लेस देन डाल दो। 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, मतलब सबसे ज्यादा पीके की वैल्यू किसकी होगी? फिनोल की होगी, सबसे ज्यादा पीके की वैल्यू। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है। अभी देखो कॉन्सेप्ट साथ साथ में समझाने हैं तभी फायदा है, ऐसे सीधी आंसर की तो आपके पास भी होगी। वीडियो देखने आए हो अगर आपको पता नहीं लग रहा है टॉपिक्स का, इसीलिए मैं आपको सारा के सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ में बताऊंगा।
ऐसा नहीं करना किसी ने कि सीधा आंसर की तो आपके पास होगी, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिखी है, डाउनलोड करो, वीडियो बंद करो, देख लो, वहीं से कर सकते हो। टाइम लगेगा, इसको टाइम देना भी हमने 3 से 4 सैंपल पेपर अपलोड करूंगा ऐसे ही, ताकि फाइनल जो बोर्ड की तैयारी है वो हो जाए। वैसे भी बोर्ड का एग्जाम आने लगा है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। चलिए नंबर 2, एसिटल्डिहाइड एसीटोन मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH। NH2OH के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बतानी है। अब देखो एसिटल्डिहाइड क्या है, ये रहा एसिटल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा, एक साथ में क्या लग जाएगा CH3 और एक क्या लग जाएगा H, ये रहा एसिटल्डिहाइड। एसीटोन क्या होता है, ये रहा सिंपल एसीटोन CH3, यहां भी आ जाएगा CH3, दिस इज एसीटोन, इट इज अ कीटोन। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, पहले तो कीटोन बनाओ, ये रहा कीटोन, एक जगह लगेगा मिथाइल, व्हाट डू मीन बाय मिथाइल, ये रहा मिथाइल। दूसरी जगह क्या लगेगा, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूट मींस 4 कार्बन, और वो भी टर्शरी होने चाहिए, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4th कार्बन, और ये टर्शरी है, देखिए चेक करिए। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, वो कह रहा है NH2OH। देखो मैं जनरल रिएक्शन जरूर करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा आपने। ये रहा NH2OH, ये रहा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर ये ग्रुप्स पर डिपेंड कर रहा है, अगर एक H लगा है तो एल्डिहाइड होगा, दोनों C लगे हैं तो फिर कीटोन होगा, और इधर भी 2 C लग रहे हैं तो कीटोन है। ओके होता क्या है, ये रिएक्शन ऐसे होती है, हमें पता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पर हमने मैकेनिज्म में देखा था, हमको थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन करवाने में थोड़ा सा एसिड डालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक, तो उसको अटैक करने में प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं। ये एसिड किससे रिएक्शन करता है, पहले O से OH बना देगा, कार्बन को बनाता है पॉजिटिव। ये रिएक्शन पता कैसे होती है, ये देखिए, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये बन गया, हमें पता है वाटर बाहर जाएगा, मैंने थ्योरी में बता रखा है। बट व्हाई दिस रिएक्शन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फर्स्ट दैट एसिड विल अटैक ऑन O, ये O पे अटैक करेगा, डबल विल स्प्लिट इनटू सिंगल, कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा। तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ी हैं या पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें हमको चेक करना है कि हमेशा एसिड फ्रॉम एसिड जरूर लिखना है, हमने H पॉजिटिव जरूर करना है, ठीक है जी। वीकली एसिड कम कहेंगे, तो वीकली एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होनी है, ताकि कार्बन पर पॉजिटिव आए और न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर चलेगा हमारे पास। क्लियर हो रहा है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो जगह तो चाहिए, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। अब देखो स्टीरिक हिंड्रेंस किधर कम है, इधर तो बहुत ज्यादा है, देखो एक तो टर्शरी ब्यूटाइल लगा है, इधर 2 CH3 लगे हैं, इधर एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो यहां पर बहुत आराम से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर आगे इसकी कीटोन की, फिर हमारे पास बल्की कीटोन, दिस इज अ बल्की कीटोन, दिस इज अ नॉर्मल कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है। वैसे भी हमें पता है रिएक्टिविटी क्या होती है एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले होता है फॉर्मेल्डिहाइड, बेसिक एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा नॉर्मल एल्डिहाइड, जैसे एक कार्बन बढ़ा, फिर क्या आएगा कीटोन, फिर कीटोन्स आते हैं। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, इस तरह से हमारा बी पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है। देखो ये रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको एग्जाम में, 100% आएगा आपको रिएक्टिविटी वाला, अल्फा हाइड्रोजन वाले ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थर्ड पार्ट सी की बात कर रही है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बॉइलिंग पॉइंट बनाना है, ये तो बहुत इजी है। ये रहा इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, व्हाट इज इथेनोइक एसिड, CH3COOH। व्हाट इज बेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड, COOH। ये देखो, अब हमें पता है हमको 1 कप चाय बनानी है या 4 कप चाय बनानी है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, 4 कप को। इसका मतलब मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। आई कैन से दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है। इसमें से बता दो किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, किसका है, बेंजोइक एसिड, देख रहा है एरोमेटिक रिंग लगी है देखो, और ये OH बॉन्ड है, इधर भी OH बॉन्ड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। कार्बन कितने हैं, 2, इधर भी कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 5 1 6, 3 और 1 4,
बट ऑक्सीजन इधर एक है, इधर ऑक्सीजन दो आ रहे हैं, ऑक्सीजन का मास ज्यादा होता है। वैसे भी इधर OH बॉन्ड हाइड्रोजन एक है, इधर भी OH बॉन्ड है, तो इस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑर्डर बन गया। इसी तरह से देखो फर्स्ट के 3 पार्ट हमने करे, बट साथ में 3 कॉन्सेप्ट्स करे। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। कॉन्सेप्ट करते करते क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, हमें और क्या चाहिए। अभी पहले सैंपल पेपर का हमने पहला क्वेश्चन करा है, पहले सेक्शन में 3 क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिख दूंगा, थर्ड लिख दूंगा, खुद से भी ट्राई करो आंसर की। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। कोई डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, सॉल्यूशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B आर डाइल्यूटेड। 2 इलेक्ट्रोलाइट है, उनके सोल्यूशन को करा हमने डाइल्यूट। द डेल्टा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सोल्यूशन से। कॉन्सेप्ट हमारा कॉलराश लॉ से पहले हमने जो पढ़ा था वो वाला है। क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले कॉन्सेप्ट बता दो, फिर 1 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट? अगर मैंने किसी चीज को पानी में डाला, वो अच्छे से नहीं घुल रहा है, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, उसके आयंस अच्छे से नहीं बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो अच्छे से घुल जाए। पानी में आप सॉल्ट डालिए, नमक डालिए, वो स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोलाइट, अच्छे से घुल जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल हो, ये रहा पार्शियली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो कुछ ही आयंस बनाए, ज्यादा आयन ना बनाए, उसी की हमने करी डिल्यूशन। वही कह रहा है वो कि डिल्यूट करो। व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूशन? आई एम एडिंग मोर वाटर। ज्यादा से ज्यादा मैंने उसमें वाटर क्या करा, डाल दिया। वाटर डाला, उसके बाद हुआ क्या, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई कैन से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उसका इंक्रीज कर गया। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन मतलब वो और ज्यादा ब्रेक कर रहा है, और ज्यादा ब्रेक करेगा, दैट मींस उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। I can say number of ions increases. If number of ion increases, conductivity भी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर यही सब पिक्चर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूं, अगर स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो ऑलरेडी मेरे को पता है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। स्ट्रॉन्ग इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो उसकी डिल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? उसकी डिल्यूशन करने से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो टूटा हुआ है, ऑलरेडी आयोनाइज्ड है। तो उससे होता क्या है हमारे पास, सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगी, सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगी, बट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ेगी, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ेगी। ये सारे के सारे जितने मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, इसी फॉर्म में अपनी कॉपी पर नोट कर लो। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आयंस तो ऑलरेडी टूटे हुए थे। कंडक्टिविटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आयंस की। हायर द नंबर ऑफ आयंस, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। जितने पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा हो गए, उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर हो रही चीज? तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज, बट इतनी ज्यादा नहीं होगी हमारे पास। क्लियर हो रही चीज? अब देखो ग्राफ बनाना है हमको और क्वेश्चन समझना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, फिर ये क्वेश्चन बहुत आराम से होगा। कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, कॉलराश लॉ से पहले हमने पढ़ा था। अब हम बनाएंगे ग्राफ, किसका? मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। क्लियर हो रहा है? अब देखो कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन कम होती है। वीक में तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करा, क्योंकि वीक में आयंस टूटते हैं। आयंस टूटेंगे तो कंडक्टिविटी बहुत ऊपर जाएगी, कंसंट्रेशन बहुत नीचे आएगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा प्रॉपर। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, आयंस आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है उसमें भी, किससे? नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ। अब देखो वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहता स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ए या बी है? जिसमें तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है वो कौन सा है, वीक। जिसमें स्मॉल चेंज आ रहा है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। ग्राफ भी बना दिया। अब देखो बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स, सिर्फ 1.5 टाइम्स बढ़ा, while A increases 25 times।
मतलब ए में बहुत वेरिएशन आ रहा है। बहुत वेरिएशन किस में आया, वीक में आया, स्ट्रॉन्ग में आया, वीक में। इसका मतलब बी क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो उसने पूछा, बट कॉन्सेप्ट आपको इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन आना चाहिए। हो सकता है कॉलरश ला पे पूछ ले क्वेश्चन। तो सारे कॉन्सेप्ट करते चलो, क्वेश्चन हम करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों देखो दिख रखा है, गिव रीजन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी इन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, सेक्शन ए चल रहा है हमारा। ओके तो देखो हमारे पास एल्डोल होती क्या है, हमें पता है एल्डोल रिएक्शन इज कार्बोनिल कार्बन, उसकी रिएक्शन होनी है हम पे, बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन है अल्फा, इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। लेट मी टेक वन एग्जांपल, CH3CHO, ये है कार्बोनिल कार्बन, साथ वाली कार्बन क्या है, अल्फा। तो एल्डोल, मैंने एल्डोल की भी वीडियो डाल रखी है ऑनलाइन, क्रॉस एल्डोल VBH क्लासेस सर्च करो, वो भी डाल रखी है, बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, अपनी थ्योरी पढ़ रखी है मुझसे, रिएक्शंस देख रखी है, नहीं पढ़ा तब भी मैं आपको बता रहा हूं, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन होती है अल्फा, उसके पास ये हाइड्रोजन होना चाहिए, वही एल्डोल कंडेंसेशन देता है। बट उसने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो साथ वाली हाइड्रोजन होती है अल्फा के साथ वाली, वो क्या होती है, उसकी पी के ए की वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी पी के ए की वैल्यू कम होती है, देयरफॉर उसकी के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज पी के ए एंड के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी दैट मींस हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब वो हाइड्रोजन निकालना इजी होगा। और एल्डोल में होता क्या है, एल्डोल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिल्यूट OH से तो रिएक्शन करते हैं, OH नेगेटिव से तो रिएक्शन करते हैं अल्कली से। अल्कली का काम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना। अल्कली यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और ऐसी कुछ पिक्चर बनाएगा। सबसे पहले ये देखो, कार्बो एनाइन बनाता है एल्डोल। तो अगर तो मैं आपको कहूं कि आपने रीजन लिखना है 1 मार्क में, तो सिर्फ इतना बता देना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि उसकी पी के की वैल्यू कम है, जिससे के की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो पी के अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी इजी टू रिमूव एज कंपेयर टू नॉर्मल। एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्फा आराम से निकलेगा हमारा। क्लियर हो रही है ये चीज। अगर एल्डोल लिखनी है तो इसी का एक और मॉलिक्यूल देखो, इसी का एक और मॉलिक्यूल लेना था हमने, 2 मोल्स में होती है, और उस पर इसका अटैक करा दो, CH2CHO का ये जो बना है, इसका अटैक करवा दो इसके ऊपर। किधर जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा क्या, यहाँ CH3, C को क्या मिलेगा, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, तो C को यहाँ क्या मिला, CH2CHO। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। इन हाइड्रोलिसिस वी गेट CH3 CHOH CH2CHO, ये बन गया एल्डोल। एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डोल बन गया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया रिएक्शन, बट हमारा क्वेश्चन यही है, इतना यहां खत्म हो जाता है। रिएक्शन पूरी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब अगर अलग से एल्डोल विद मैकेनिज्म करना है तो यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिलेगा VBH क्लासेस पे, और बहुत इजी वे से समझाया हुआ है। चलो नेक्स्ट, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू 1 शोज पॉजिटिव टोलरेंस टेस्ट। व्हाट इज टोलरेंस रिएजेंट, दिमाग में एकदम से आना चाहिए टोलरेंस रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज AgNH3 twice positive, this is tolerance reagent। in this oxidation state of silver is +1, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहा, होता क्या है, एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, उसका एसिड। कीटोन को सर ऑक्सीडाइज कर सकता है ये टोलरेंस रिएजेंट, नो। एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी कर देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को कर देता है। अब देख लो उसने कौन सा दे रखा है, उसने कौन सा दे रखा है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू 1 2 3 4 5। पहले तो ये बना, 3 पे हाइड्रोक्सी है, ये रहा हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 1 ये हो गया। देखो ये वाला, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, बिल्कुल आएगा एक हाइड्रोजन, इधर लिख देते हैं, यहां से इधर। क्लियर हो रहा है। वो कहता है इसकी टोलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवा दो तो हो जाएगी, हो जाएगी बच्चों। आंसर की में लिख रखा है कि नहीं देता है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन दे देता है। क्यों दे रहा है ये रिएक्शन, मैं वही आपको बताने लगा हूं अब।
ये क्यों दे रहा है जबकि ये कीटोन है? हमने कहा कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। ये वाला हाइड्रोक्सी जो होता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, याद कर लो क्या बोल रहा हूं मैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। होता क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, साथ वाली कार्बन कौन सी है, अल्फा, ये देखो हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे और यहां भी डबल बॉन्ड बन जाता है। बनता क्या, कंपाउंड क्या बनता है वो भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है वो नहीं बताना, वो भी बता दिया। देखो यहां भी कीटोन बन गया और यहां भी बन गया, डाई कीटोन बन गया हमारे पास। सो जो भी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तब कीटोन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ये चीज आप दिमाग में बिठाइए, एक नई चीज मैंने आपको बताई है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके गए हैं हम। ये रेगुलर क्लासेस में बहुत कम पता लगती है ऐसी चीजें, जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी साथ में हो जाते हैं। सो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 शोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यस। नॉर्मल कीटोन नहीं देता, 3 हाइड्रोक्सी बिल्कुल देगा। क्यों, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है, रिएक्टिविटी बढ़ गई, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा है, आराम से निकलेगा अल्फा वाला हाइड्रोजन। क्यों, पीके की वैल्यू कम, यहां अभी इससे पहले क्वेश्चन लिखा था, उसकी पीके की वैल्यू कम है, आराम से के निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब उसकी के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सेक्शन ए हो गया है। इसी तरह सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस की वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और 2 पार्ट में वीडियो आएगी, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मैं और कवर कर दूंगा इसी वीडियो में, बाकी के फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो फॉर योर ओन सेक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एक दिन में मैंने पूरा सैंपल पेपर अपलोड करना ही करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो सेक्शन बी हमने लिख दिया है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें बच्चों चॉइस है, एक में हमारे पास कन्वर्जेंस है, एक में हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, aniline cannot be prepared by a monolysis of chlorobenzene under normal condition. What is chlorobenzene? ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसे बनाना क्या है, एनिलीन। बनाने को नहीं कहा, वो कहता अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर हम अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से Cl बाहर जाना चाहिए, यहां से H, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये देगा ही नहीं। क्यों, यहां पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। We know that aromatic compounds does not undergo nucleophilic substitution reaction. Why? Due to less reactivity towards nucleophilic substitution reactions. Less reactivity क्यों है? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस से क्या हो रहा है? There is partially डबल बॉन्ड करेक्टर। देखो मैं वही चीजें बोल रहा हूं जो रीजन में लिखनी है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन C एंड Cl, ये रेजोनेंस से नीचे आ जाता है, डबल बॉन्ड बनता है। किसमें होता है? ये न्यूक्लियोफिलिक। इसीलिए हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है? कम। रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। So halogenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to resonance, which makes partial double bond character between C and Cl. Thus reactivity decreases and stability increases. ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। जो थ्योरी दे रखी है उसका उससे लिखना है, उससे लिख लो। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं दोनों वैसे सेम ही होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका हमने इजी रखा है। कोशिश यही करते हैं कि हर एक रीजन को अपने तरफ से लिखें, बट एक्चुअल में वो रीजन क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। ये नहीं कि उसने पूछा कुछ आप लिख कुछ रहे हैं। ओके, मूविंग टू सेकंड पार्ट। एन इथाइल इथेनामीन बॉयल्स। बॉयल्स का मतलब क्या आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। पहले देखो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है। स्ट्रक्चर बनाओ, एन इथाइल इथेनामीन। व्हाट इज एन इथाइल इथेनामीन? ये देखो एन पे एक इथाइल लगा दो, C2H5। इथेनामीन, इथेनामीन मतलब इधर भी C2H5 आएगा, इधर भी C2H5 है, इधर भी आएगा हमारे पास C2H5। एन इथाइल इथेनामीन। और ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री अमीन। दिस इज 2 डिग्री अमीन। क्लियर है? और साथ में क्या दे रखा है? ब्यूटेनामीन बॉयल्स एट 350। मतलब इथेनामीन का हमने कितना लिखा है यहाँ पर? टेम्परेचर 329.3 केल्विन। व्हाट इज ब्यूटेनामीन? CH3
CH2 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 NH2, ये रहा थे ब्यूटेनामीन। इसका कितना लिखा है 350.8। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, लिखा ऑल्दो बोथ आर आइसोमेरिक इन नेचर। तो 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है। इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं 2, NH बॉन्ड इज हाइड्रोजन, इधर NH बॉन्ड कितने हैं 1, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं सिर्फ 1, मास दोनों का सेम है। दोनों में चेक करो 4 कार्बन है 2 and 2 4, दोनों में चेक करो हाइड्रोजन 11 होंगे 5 5 10 1 11, दोनों में चेक करो नाइट्रोजन कितने हैं 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस टाइम सेम। सो नाउ वी नीड टू सी सेकंड फैक्टर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया ज्यादा हो गया। क्लियर हो रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, मतलब थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट देख लो जल्दी से। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन is carried out in presence of pyridine। करते हैं एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, रीजन ही बताना है। एनिलीन ये रहा, रिएक्शन भी साथ में करो, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट करने चाहिए। एसाइलेशन मींस एसाइल ग्रुप से रिएक्शन करा दो, ये लो करवा दी। होगा क्या एसाइल ग्रुप से रिएक्शन करवा के पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन भी आ सकती है। यहां से H, यहां से Cl, इसका मतलब NHCOCH3 बनेगा प्लस HCl। कहता है ये रिएक्शन है, उसने ये नहीं कहा रिएक्शन लिखो, तो कहता है ये रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में क्यों हो रही है, रीजन दे दो बस, रीजन दे दो बस। क्यों? क्योंकि यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड बन रहा है। तो साथ में इधर क्या चाहिए, हमने ऐड करा बेस ऐड करा, ताकि ये HCl को बाहर निकाल सके, HCl को बिजी कर दे, टू रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, टू टेक द HCl आउट ऑफ द रिएक्शन, सो दैट रिवर्स रिएक्शन ना हो जाए हमारे पास। हम कहेंगे कि pyridine is used to neutralize the formation of HCl, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एक बात का क्वेश्चन है, बट रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कहीं ना कहीं दोबारा आ सकती है। और pyridine का नेचर क्या है, वो बेस है, और HCl क्या है, एसिड है हमारे पास। कन्वर्जेंस लिख रखी है, कन्वर्जेंस कर देते जल्दी जल्दी। चलो यहाँ जगह है, फिनोल इंटू एन फिनाइल इथेनामाइड, ये हमारे पास काम आएगी। अब व्हाट इज फिनोल, ये रहा फिनोल, दिस इज फिनोल, एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड यही पड़ा है। CONH बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, इथेनामाइड ही बना हुआ, ये देखो ऊपर ये रहा, मतलब यहां से ये बनाना है एन फिनाइल इथेनामाइड। देखो रिएक्शन आ गई, मतलब मेरे को यहां से ऑक्सीजन हटाना है और एन लगाना है, ये बनाना है, दिस इज एन फिनाइल इथेनामाइड। ये देखो पहली कन्वर्जन है, तो मैं यहां से OH हटाना है, तो मैं किसी तरह जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दूं। जिंक डस्ट क्या करता है, O को बाहर लेके जाता है, क्या बन गया, बेंजीन बन गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रो कर दो, नाइट्रो कैसे होगा, कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4। सर हमें कैसे पता चलेगा नाइट्रो करना है, भाई यहाँ नाइट्रोजन इंसर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन करना है। हम नाइट्रो यहाँ पे N लिखा है कि नहीं लिखा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, कहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ O दे रखा है, यहाँ O नहीं है, तो O हटाओ, हटाने के लिए जिंक डस्ट लगाया। कन्वर्जन का बेस्ट मेथड, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, फिर कंपेयर करो, फिर स्टेप माइंड में आना चाहिए। ये देखो यहाँ बन गया NO2, बाकी और कोई मेथड नहीं है, कोई और रट्टा नहीं लगेगा। NO2 से क्या बन जाएगा, रिडक्शन करो, 10 प्लस HCl डाल दो, रिड्यूसिंग एजेंट एनिलीन, ये बन गया एनिलीन। देखो एनिलीन से अभी तो ये रिएक्शन लिखी है, एनिलीन से अब ये बनाना है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। pyridine जरूर डालना है, देखो रिएक्शन भी काम आ रही है, pyridine का रोल भी पता चल रहा है। बाय प्रोडक्ट भी जरूर लिखो, इसमें भी वाटर बाहर जाएगा, इधर ZNO बाहर जाएगा, इधर ZNO बाहर जाएगा, इसमें वाटर बाहर जाएगा, इसमें भी वाटर बाहर जाएगा। ये होगी हमारी कन्वर्जन। स्टेप 1 2 3 4 हो जाएगी फर्स्ट कन्वर्जन। बहुत इजी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, ऑर्गेनिक की कन्वर्जन हो जाएगी बहुत आराम से। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन टू मिथेनामीन। क्लोरोइथेन, व्हाट इज क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl। मिथेनामीन, कार्बन चेन लेंथ जब कभी कम करना आ जाए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, लिख लो ये चीजें। जब कभी कार्बन चेन लेंथ कम करनी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जब कभी कार्बन चेन लेंथ बढ़ानी है, KCN ऐड करो,
KCN ऐड करो, आपका काम हो जाएगा, उससे कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी। चलो अब सबसे पहले तो कम करनी है तो एसिड बनाना पड़ेगा, ब्रोमामाइड बनाना पड़ेगा। तो पहले एसिड बनाना है तो अल्कोहल में चेंज कर लो, बड़ा इजी है, एक्वस KOH, KCl बाहर चला जाएगा। इसकी फुली ऑक्सीडेशन कर दो, अल्कोहल की फुली ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एसिड बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। फुली ऑक्सीडेशन कर दी, बीच में एल्डिहाइड भी बनता है बट फुली ऑक्सीडेशन नहीं लिखना, KMnO4 लिख दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे बनाओ अमोनिया से रिएक्शन करा के अमाइड, लो सर बन गया अमाइड, CH3CONH2 बन गया अमाइड। अब यहां से देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, CO निकलता है उसमें, Br2 in presence of alcoholic KOH, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहां से CO हट जाता है, ये बन जाएगा। कार्बन चेन लेंथ रिड्यूस करने का स्टेप भी ये है, रिएक्शन का नेम क्या है? हॉफमैन ब्रोम, देखो ब्रोमीन यूज हो रहा है, अमाइड मींस यू नीड टू मेक अमाइड, डिग्रेडेशन, डिग्रेड मींस कम करना। सेकंड कन्वर्जन भी होगी, फर्स्ट भी मैंने अभी आपको करवाई, अब थर्ड कन्वर्जन देख लेते हैं, इससे हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कवर। प्रोपेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। What is propane nitrile? CH3 CH2 CN, this is propane nitrile। इथेनॉल बनाना है, CH3 CH2, देखो फिर कार्बन चेन लेंथ कम हो रही है, कार्बन चेन लेंथ कम हो रही है तो ब्रोमामाइड लगाना ही लगाना। सिंपल हाइड्रोलिसिस करो पहले, अमाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CONH2 अमाइड बन गया। हॉफमैन ब्रोमामाइड लगा दो, Br2 KOH, अल्कोहलिक KOH डालना है हमने, ये CO कैंसिल हो जाएगा बीच में से, CH3 CH2 NH2। सिंपल इसकी अल्कोहल से रिएक्शन, HNO2 से रिएक्शन करवा दो, HNO2 टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, नहीं भी रखते तब भी हम क्या करेंगे, ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अगर ये नहीं भी करते हो ना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो 5 डिग्री से ऊपर ले जाके, तो डायरेक्ट यहां से ये बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के लिखोगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, और अगर टेम्परेचर आप कम रखते हो तब भी बनता यही है एलिफेटिक में। एरोमेटिक होता तो डाइजोनियम स्टेबल होता है, हमको पता है, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 स्टेप में ये कन्वर्जन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार लिख लो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस टॉपर एग्जाम से पहले ही करते होते हैं। आपने 3 से 4 तारीख तक जितने भी सैंपल पेपर्स है वो एक बार कर लेने हैं, 4 तारीख तक। जैसे ही 5 और 6 आएगी, फिर जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन दो, और 7 को आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, तभी हम अभी आपको अपलोड दे रहे हैं। रेगुलर आज 2 से 3 वीडियो आएगी, सैंपल पेपर कंप्लीट कर देना मैंने एक, फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर कल, फिर नेक्स्ट कल, 3 से 4 सैंपल पेपर, NCERT, सबसे पहले नोट्स, NCERT, एग्जाम्पलर, सैंपल पेपर, खत्म काम। अपना एग्जाम दे के आओ, माइंड फ्रेश रखो, थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लिया करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो, ताकि आपसे पेपर जावा जाके मिक्स ना हो जाए। ओके, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।